हेलो एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री वाला पार्ट स्टार्ट किया था, है ना, और उसमें आपको बहुत कुछ बताया भी था कि कैसे कैसे फंक्शन वर्क कर रहा है। अब ये बताओ, उसमें आपको असाइनमेंट शीट दिया गया था, है ना। प्रैक्टिस शीट में किसी को कोई डाउट है? क्वेश्चन नंबर 26 टू 36 बाकी कंप्लीट था ऑलमोस्ट। किसी क्वेश्चन में डाउट? किसी को सारा क्वेश्चन हो रहा है सबसे? किसी क्वेश्चन में डाउट? एनी डाउट? अप टू 1 टू लेके 1 टू 36, ठीक है, अप टू 1 टू 36 किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट? किसी क्वेश्चन में किसी को डाउट है? बताओ। प्रैक्टिस शीट में किसी को कोई डाउट? प्रैक्टिस शीट एनी डाउट? प्रैक्टिस शीट रिलेशन एंड फंक्शन का प्रैक्टिस शीट में कोई डाउट किसी को? सबका कंप्लीट है? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, जो भी डाउट है इस वीक में क्लियर कर लो अच्छे से, ठीक है, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीक में इस चैप्टर का टेस्ट स्टार्ट होगा। तो अच्छे तरीके से पूरा जो भी एनसीईआरटी में जो भी क्वेश्चंस हैं वो सब, और जहाँ पे शीट के जो क्वेश्चन है वो सब कुछ डिस्कशन कर लो, ठीक है। तो किसी को कोई डाउट नहीं है तो फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो देखो, लास्ट क्लास में जो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन था उसमें हमने आपको साइन कन्वेंशन बताया था कि किस तरीके से ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन अलग अलग क्वाड्रेंट में अपनी वैल्यू को क्या करता है, चेंज करता है ना। अब हम थोड़ा सा इसका ग्राफ देख लेते हैं, ठीक है। तो ग्राफ इसका प्लॉट करना क्या है, काफी इजी होता है ना। साइन कॉस टेन वगैरह का क्या ग्राफ, और अगर आप एक बार बस, वो हमने बोला था स्टार्ट लास्ट क्लास में कि हमें बेसिकली किस वाले पार्ट में फोकस करना है, हमें बेसिकली फोकस करना है जो आपका साइन कॉस और टेन वाला पार्ट है, ठीक है। तो 1 से 90 के बीच में कर्व कैसे बिहेवियर शो करता है वो भी हमने देखा था, है ना, कि 1 से 90 के बीच में उसकी डिफरेंट वैल्यूज क्या क्या होती है वो भी हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में, ठीक है। अब मैं थोड़ा सा ग्राफिकल पार्ट पे आ जाता हूं, ठीक है, और ग्राफिकल पार्ट में देखते हैं कि फंक्शन किस तरीके से बिहेव करता है, ठीक है। तो अगर आपको साइन और कॉस का ग्राफ हमने लास्ट क्लास में प्रीवियस फंक्शन वाले पार्ट में मैंने प्लॉट किया था, ठीक है। तो देखो, इसी के बेसिस पे हम और चीज इस ग्राफ में डिस्कशन करेंगे। ग्राफ ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है। तो इस वाले ग्राफ में देखो कि आपको लास्ट फंक्शन वाले पार्ट में मैंने ग्राफ आपको बताया था कि किस टाइप का होता है, ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि ग्राफ इसी टाइप का होता है? तो आपको क्या है कि फंक्शन की वैल्यू को, जो 1 से 90 तक आपके पास वैल्यू है, उस वैल्यू को आप ग्राफ पे प्लॉट करोगे तो कुछ इसी टाइप का नेचर आपको शो करता है, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनता है वो एक अलग सब्जेक्ट हो जाता है, अलग टॉपिक हो जाता है, जिसको आप आगे चल के पढ़ोगे, ठीक है। तो उस वाले पार्ट में हम लोग अभी नहीं जा रहे हैं, बस हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि ग्राफ इस टाइप का होता है, ठीक है। अब इस ग्राफ पे डिफरेंट वैल्यूज क्या होती है वो चीज हमें ध्यान रखना है। आपको मैंने पहले बताया था कि साइन और कॉस का ग्राफ किसके किसके बीच में होता है, -1 से 1 के बीच में लाई करता है, ठीक है। तो साइन और कॉस का ग्राफ, साइन का वैल्यूज आपको याद होगा, साइन 0 पे कितना देता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होती है ना। साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो यहां पे आप 0 मार्क करोगे, ठीक है। साइन 90 की वैल्यू 1 होती है तो आप 90 मार्क करोगे, है ना। तो यहां पे जो ये फंक्शन हम ड्रॉ कर रहे हैं वो किस तरीके से ड्रॉ कर रहे हैं, y इक्वल टू साइन थीटा कर रहे हैं, ठीक है। तो y और थीटा के बीच में ये ग्राफ हो रहा है, y और थीटा के बीच में, मतलब कि जो y एक्सिस पे है वो हमें क्या देगा, y वैल्यू देगा, और जो x एक्सिस पे होगा उसे हम क्या मानेंगे, थीटा एज्यूम करेंगे,
ठीक है। तो आपको x एक्सिस की वैल्यू इसमें पुट करनी पड़ती है, याद होगा आपको, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर करते हैं तो हम x की वैल्यू पुट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने x की जगह पे क्या ले लिया है, थीटा ले लिया है। यानी इस x एक्सिस पे हमें क्या प्लॉट करना है, क्या मार्क करना है, थीटा को मार्क करना है, ठीक है। तो थीटा का मार्किंग जब हम करते हैं तो ये ग्राफ किस तरीके से बनता है, ये इस तरीके से 1 तक जाता है ना, और पूरा स्मूथली ये कर्व इस तरीके से मूव करते हुए आगे बढ़ता जाता है, ठीक है। मैंने सिर्फ इतना ही तक बनाया, लेकिन इसी टाइप का कर्व ये है ना, इसी टाइप का कर्व ये आगे इंफिनिटी तक ये ऐसे बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये पूरा एक्स एक्सिस पूरा कवर कर रहा है, और सेम टाइप का नेचर ये लेफ्ट हैंड साइड में भी करता है, ठीक है। तो इस टाइप से ये ऐसे जाएगा, फिर ये ऊपर जाएगा, फिर नीचे जाएगा, है ना, और इस टाइप से ये इसका बिहेवियर आगे ये बढ़ता जाता है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग ग्राफ प्लॉट नहीं करना, आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि ग्राफ इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो अगर आपको ये ग्राफ दे दे और आपसे पूछे, पहली चीज तो आपसे ये पूछ सकता है कोई कि ये बताओ इसका डोमेन क्या है ना। तो डोमेन आप बता सकते हो, इसका डोमेन बता पाओगे, है ना। फंक्शन, क्योंकि हमने ग्राफ प्लॉट किया तो बाय डिफॉल्ट जो हमारा फंक्शन है वो किसके लिए डिफाइन है, R टू R में डिफाइन है, ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट हमारा कोडोमेन क्या हो जाएगा, कोडोमेन तो हमारा R हो जाएगा, ठीक है। डोमेन कितना बताओगे, बताओ इस फंक्शन का डोमेन और रेंज बताओ, और उसके बाद 1 1 और मेनी 1 बताओ क्या है। समझ में आ रहा है, डोमेन क्या हो जाएगा इसका, R हो जाएगा। फकरुद्दीन सही है, ठीक है। तो आपको ये दिख रहा है कि फंक्शन में अगर ग्राफ पता है तब तो हम बता ही सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये ग्राफ एटलीस्ट याद रखना है कि sin x का कर्व ऐसा होता है, क्योंकि बहुत बार ये चीज आएगा तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो डोमेन तो इसका क्या हो जाएगा, R हो जाएगा। रेंज बताओ कितना होगा, रेंज बताओ कितना होगा, है ना। रेंज -1 to 1, और -1 और 1 पे क्या होगा, क्लोज होगा, है ना। तो अगर ग्राफ पता है तो आप लाइट डाल के यहाँ पे रेंज और कोडोमेन, डोमेन वगैरह सब निकाल सकते हो। कोडोमेन तो बाय डिफॉल्ट क्या होगा, R होगा, क्योंकि हमें फंक्शन कुछ नहीं बोला है तो हम बाय डिफॉल्ट ये मान लेंगे कि ये R टू R में डिफाइन है। अब बताओ 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, और ऑन टू होगा या इन टू होगा। शायद आसिफ चेक करो, 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, 1 1 होगा या मेनी 1 होगा, है ना। ये फंक्शन क्या होगा, मेनी 1 होगा। कैसे चेक करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन टेस्ट। कॉपी रिवाइज नहीं कर रहे हो, महक सही है, शायद रिवाइज नहीं कर रहे हो सही से, ठीक है। फंक्शन कैसे 1 1 और मेनी 1 कैसे चेक करते हैं, कैसे चेक करते हैं कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करोगे तो अगर एक से ज्यादा पॉइंट पे कट करेगा तो क्या होगा, मेनी 1 होगा। और ऑन टू होगा या इन टू होगा, ऑन टू होगा या इन टू होगा, इन टू होगा, ठीक है। यहां पे दिख रहा है कि रेंज और कोडोमेन क्या है, इक्वल नहीं है ना। तो ये 5 चीज तो आपको किसी का भी ग्राफ देख के पता होना चाहिए, ठीक है। शायद डेली थोड़ा थोड़ा कभी करके, जो करंट टॉपिक चल रहा है उसको तो डेली पढ़ो ही, लेकिन जो प्रीवियस वाला चैप्टर हो गया एटलीस्ट वीक में एक बार, है ना, वीक में एक बार संडे वगैरह को कभी 10 मिनट के लिए कॉपी पलट के देख लो कि मैंने क्या क्या पढ़ा था, है ना। तो वो सब कुछ तुम्हारा रिवाइज होता रहेगा, ठीक है। ऐसे छोड़ दोगे नया चैप्टर आ गया इसलिए हम पुराना चैप्टर नहीं पढ़ रहे हैं तो फिर प्रॉब्लम है, ठीक है। तो टाइम पे कभी भी, ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि डेली पढ़ो उसको चीज को जो हो गया है, लेकिन एटलीस्ट वीक में एक बार संडे को हर एक सब्जेक्ट में पीछे पलट के देख लो कि मैंने इस वीक में क्या क्या पढ़ा है या पहले क्या क्या चीजें पढ़ी थी, तो वो आपको रिवाइज होता रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि प्रीवियस चीजें ही आगे यूज होता रहता है तो वो आपको रिकॉल होता रहेगा, ठीक है। तो ये देखो मैंने मार्किंग, ये सब चीज, ये 5 चीज हम लोग हर एक ग्राफ के लिए पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखो कि ग्राफ में एक्स एक्सिस पे हमें थीटा को डिनोट करना है, ठीक है। तो पहली चीज तो ये वाला पॉइंट कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो y की वैल्यू, ये पॉइंट कितना हो जाएगा, 1 है, यानी इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो x है वो x, और जो थीटा है वो थीटा है, तो आपको कितना मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। और 90 की वैल्यू रेडियन में कितनी होती है, π/2, ठीक है।
तो अब मैं सब कुछ रेडियन के टर्म्स में ही लिखूंगा, ठीक है। तो आपको भी रेडियन में कंफर्टेबल होना है, ठीक है ना। आप भी रेडियन के टर्म्स में चीजों को समझने का ट्राई करो। π/2 मतलब कितना हो गया 90 डिग्री, और साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है 1, ठीक है। तो ये इतना जो डिस्टेंस होता है, ये कितना डिस्टेंस है, ये π/2 का डिस्टेंस है, ठीक है। तो आपको ये डिस्टेंस ध्यान रखना है कि ये डिस्टेंस कितना होता है, π/2 का होता है। क्लियर है? तो ये π/2 का डिस्टेंस है। नेक्स्ट आप इसी में फिर से π/2 ऐड करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, पाई पे पहुंच जाओगे। कहां पहुंच जाओगे, पाई पे पहुंच जाओगे, ठीक है। फिर π/2 ऐड करोगे तो कहां पहुंच जाओगे, ये वाला पॉइंट पे पहुंच जाओगे, है ना। तो ये वाला वैल्यू कितना होगा 3π/2। देखो मैं π/2 के डिफरेंस पे आगे बढ़ रहा हूं, ठीक है। तो एक लेंथ यहां से यहां तक π/2 है, फिर π/2 ऐड किया तो पाई हो गया, यानी साइन पाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0 हो जाएगी, ठीक है। फिर इसमें π/2 ऐड करोगे तो कितना मिलेगा 2π हो जाएगा, ठीक है ना। फिर यहां पे ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, ये पॉइंट कितना होगा 5π/2, ये पॉइंट कितना होगा 3π। समझ में आ रहा है? वैसे ही नेगेटिव साइड में जाओगे तो ये पॉइंट कितना होगा, फिर से पाई डिस्टेंस इधर जाना है तो ये -π/2, ये पॉइंट कितना होगा -π, ये पॉइंट कितना होगा, ये पॉइंट कितना होगा -3π/2, ये पॉइंट कितना होगा -2π, ये पॉइंट फिर से कितना होगा, ये वाला जो पीक वाला पॉइंट है ये वाला -5/2, है ना। और इसी टाइप से आपका हर एक नंबर इस तरीके से बढ़ता जाएगा, ठीक है। तो मार्किंग समझ में आ गया सबको कि कैसे करना है। अगर आपसे कोई एक ग्राफ देख के, अगर कोई आपसे ये ग्राफ देख के पूछे कि मुझे ये बताओ कि इस y की वैल्यू, है ना, और अगर कोई आपसे इस ग्राफ को देख के पूछता है कि साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी तो क्या बताओगे, साइन 3π/2 की वैल्यू पूछेगा तो कितनी बताओगे, साइन -π/2 कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, साइन -2π कोई आपसे पूछेगा तो क्या बताओगे, बताओ ये वैल्यू। ये 4 वैल्यू मैंने लिखी हुई है, ये वैल्यू आपको ग्राफ से देख के पता करना है कि ये कितना होगा, बताओ। तो साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी, साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो ये जो ऊपर वाला पीक वाला पॉइंट है, ये इसको हम बोल रहे हैं पीक, है ना। तो ये पीक की वैल्यू हमेशा कितनी होगी 1 होगी, है ना। सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट जो होगा वो 1 होगा, और सबसे लोएस्ट मोस्ट पॉइंट क्या देगा -1 देगा, ठीक है। तो बताओ साइन ऑफ पाई की वैल्यू आप कितनी लिखोगे, साइन ऑफ पाई की वैल्यू कितनी होगी। तो यहां पे देखो पाई कहां पे है, इस वाले पॉइंट पे पाई है, और ये वाला पॉइंट कहां पे है, कर्व जो है ये ग्रीन वाला जो कर्व है, ये ग्रीन एक्स एक्सिस को कहां पे कट कर रहा है, पाई पे। इसका मतलब यहां पे साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी। समझ में आ रहा है? साइन π/2 कितना होता है, साइन π/2 कितना होता है 1 होता है। फकरुद्दीन एंगल नहीं पूछा गया है, एंगल दिया हुआ है, उसके अंदर जैसे आप साइन 90 पुट करते हो कि नहीं, आप क्या पुट करते हो 90 डिग्री पुट करते हो। तो मैंने अब डिग्री नहीं पुट करके क्या पुट किया, रेडियन में पुट किया। तो साइन 90 कितना होता है 1 होता है ना। तो वैसे ही मैंने आपसे पूछा कि साइन π/2 कितना होता है 1 होगा। तो साइन पाई कितना होगा, तो साइन पाई की वैल्यू देखो कितनी है, तो साइन पाई इसको एक्स एक्सिस पे कट कर रहा है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 0, है ना। तो ये किसकी वैल्यू है, y की वैल्यू है। y इक्वल टू साइन थीटा ही तो है ना। तो थीटा की वैल्यू पुट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो मैं आपसे यहाँ पे y की वैल्यू पूछ रहा हूँ कितना होगा। क्लियर हो गया सबको? ये वैल्यू आपको ग्राफ से देख के समझ में आ रहा है क्या, कि हम ग्राफ से देख के कैसे प्लॉट करेंगे और कैसे निकाल सकते हैं। साइन 3π/2 की वैल्यू कितनी होगी, साइन 3π/2 की वैल्यू आप कैसे निकालोगे। तो साइन 3π/2 निकालना है तो 3π/2 देखना है कहां पे, ये देखो 3π/2 है, और 3π/2 पे देखो y की वैल्यू कितनी है -1। तो यहां पे कितना लिखोगे आप -1। दिख रहा है सबको, दिखा क्या, किसी को नहीं दिख रहा है या सबको दिख रहा है। साइन -π/2, साइन -π/2 कहां पे आएंगे, ये -π/2 है, और -π/2 देखो कहां पे मिल रहा है -1 पे, है ना। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये -1 हो जाएगी, ठीक है। साइन -2π कितना होगा, तो देखो -2π कहां पे है, यहां वाला पॉइंट है ना। तो इस वाले पॉइंट पे y की वैल्यू कितनी होगी 0 होगी।
है ना। तो यही चीज हमने आपको बताया था पहले कि अगर एक्स एक्सिस को ग्राफ में याद है कि जब हमने ग्राफ प्लॉट किया था तो बताया था आपको कि जहां भी वो कर्व एक्स एक्सिस को कट करेगा वहां पे वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, 0 हो जाएगी, है कि नहीं। सबको समझ में आया, साइन कर्व समझ में आया सबको कि ग्राफ से देख के हम कैसे निकाल रहे हैं। बाकी और सारी वैल्यू आप ग्राफ से कैलकुलेट करके नहीं बता पाओगे, लेकिन एटलीस्ट ये सारी वैल्यू आप देख के बता सकते हो, है ना। जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है वो 1 है, जो सबसे नीचे वाला पॉइंट है वो -1 है, जो एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वो 0 है। क्लियर है, समझ में आया सबको। तो इस ग्राफ से आपको इतनी चीजें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो ये ग्राफ इसी पैटर्न में आगे बढ़ते जाता है, तो आप डोमेन रेंज ये सब कुछ निकाल सकते हो। और ग्राफ में ये सब वैल्यूज याद रखना कि कहां पे π/2 होता है, कहां पे पाई होता है, ठीक है। तो आप घर पे जाके एक बार खुद से इस ग्राफ को प्लॉट करो और ये सारे पॉइंट्स को मार्क कर करके आप लिखो, है ना, तो आपको प्रैक्टिस होगा। क्लियर है। तो अब हम सब कुछ रेडियन के टर्म्स में पढ़ेंगे तो इस तरीके से निकलेगा, ठीक है। तो साइन का आपको कर्व पता चल गया। इसका मतलब आपको यह समझ में आ रहा है कि आप साइन की कोई सी भी वैल्यू पुट कर सकते हो, है ना, है ना। यहां पे आप क्या कर सकते हो, साइन की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो। जैसे देखो कि ये कर्व, ये बताओ कि साइन की वैल्यू 0 कहां कहां पे हो रही है। तो देखो साइन की वैल्यू 0 कहां कहां पे हो रही है, ग्राफ देख के क्या बता सकते हो कि साइन की वैल्यू 0 कहां कहां पे होगी। तो देखो एक 0 तो आपको यहां पे मिलेगा 0 पे, दूसरा 0 कहां पे मिल रहा है, पाई पे, तीसरा 0 कहां पे मिल रहा है, 2 पाई पे, फिर 0 कहां पे मिल रहा है, 3 पाई पे, है ना। इसी टाइप से नेक्स्ट 0 कहां पे मिलेगा, 4 पाई पे, फिर 0 कहां पे मिलेगा, 5 पाई पे, है ना। यानी पाई का कोई सा भी आप मल्टीपल्स ले लो, उस पे साइन की वैल्यू हमेशा कितनी होगी, 0 ही होगी। क्लियर हो रहा है आपको, है ना। यहां पे देखो अगर आप नेगेटिव साइड में आते हो, -पाई पे वैल्यू कितनी है, 0 है, -2 पाई पे वैल्यू कितनी है, 0 है, -3 पाई पे वैल्यू कितनी आएगी, 0 आएगी। इसी टाइप से नेगेटिव साइड में भी आप अगर मूव करते जाओगे तो भी आपको वैल्यू कितनी मिलेगी, 0 ही मिलेगी, है कि नहीं। समझ में आ रहा। अगर कोई आपसे यह पूछता है कि मुझे यह बताओ साइन ऑफ 100 पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो आप क्या बताओगे, साइन ऑफ 100 पाई की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या बताओगे, साइन ऑफ 100 पाई की वैल्यू कितनी होगी, क्या बताओगे, बताओ। अगर कोई आपसे यह पूछता है, क्योंकि हमने ग्राफ पे 100 पाई पुट नहीं किया है, लेकिन आप पैटर्न देख के बता सकते हो कि साइन ऑफ 100 पाई कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। यानी पाई का कोई भी मल्टीपल आप लोगे, इंटीजर मल्टीपल, चाहे नेगेटिव साइड चाहे पॉजिटिव साइड, ठीक ना। अगर कोई आपसे यह पूछता है कि साइन ऑफ माइनस, अगर कोई बोलता है कि साइन ऑफ -375 पाई कितना होगा, तो क्या बताओगे, माइनस साइन 370 पाई कितना होगा, 375 पाई कितना होगा, ये भी 0 होगा। समझ में आ रहा सबको, है ना। क्योंकि डोमेन आपका R है तो इसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। यहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो यही चीज हमें समझना है। वैसे ही देखो 1 की वैल्यू आपको कहां कहां पे मिल रही है, साइन की वैल्यू आपको 1 π/2 पे मिल रही है ना। 3 π/2 पे आपको नेगेटिव वैल्यू मिल रही है, 5 π/2 पे फिर आपको पॉजिटिव वैल्यू मिल रही है ना। तो इस टाइप से आपको वैल्यू इस तरीके से डिपेंड होके मिल रहा है। लेकिन ये 0 वाला पार्ट आपको समझना जरूरी था। अगर कोई मुझसे ये पूछता है कि बताओ साइन ऑफ n पाई की वैल्यू कितनी होगी, साइन ऑफ n पाई कितना होगा, n बिलोंग टू z, बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी। साइन ऑफ n पाई कितना लिखोगे आप, साइन ऑफ n पाई कितना लिखोगे आप बताओ। साइन ऑफ n पाई अगर कोई आपसे पूछता है तो क्या बताओगे, n पाई कितना होगा, 0 होगा। n किसको बिलोंग कर रहा है, इंटीजर को, है ना। तो n की, यही हमने अभी सीखा था कि पाई का कोई सा भी इंटीजर मल्टीपल हम लेंगे तो हमेशा हमें क्या मिलेगा, 0 ही मिलेगा। तो ये वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 0 के इक्वल ही होगी। समझ में आ रहा सबको, ये समझ में आया क्या। और इसी चीज को मैं इस तरीके से भी बोल सकता हूं कि साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है, 0 होता है। थीटा की किस वैल्यू के लिए, साइन थीटा की वैल्यू 0 होती है, थीटा इक्वल टू n पाई के लिए। समझ में आ रहा है क्या।
थीटा की वैल्यू एन पाई के लिए ये 0 होती है और एन किसको बिलोंग करेगा, जेड को बिलोंग करेगा। ये चीज सबको समझ में आया? ये दो स्टेटमेंट जो हमने लिखा हुआ है ये सबको समझ में आ गया। साइन एन पाई आपको 0 मिलेगा, है ना, एन बिलोंग टू 0 के लिए। और इसी चीज को मैं दूसरे लैंग्वेज में भी लिख सकता हूं कि साइन थीटा की वैल्यू 0 होगी, थीटा की वैल्यू फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा एन पाई के लिए, है ना। तो थीटा की वैल्यू आप एन पाई कुछ भी यहां पे पुट करोगे हमेशा आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। क्लियर है? तो साइन का कर्व में आपको किसी को कोई डाउट कि कैसे वो कर्व बढ़ रहा है और कैसे क्या हो रहा है? ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में भी और आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये साइन का कर्व हो गया। ठीक है, तो पहला हमने y इक्वल टू साइन एक्स प्लॉट किया। अब हम आते हैं फिर से दूसरे कर्व पे, y इक्वल टू कॉस एक्स के कर्व पे। ठीक है, y इक्वल टू कॉस एक्स के कर्व हम प्लॉट करने का ट्राई करते हैं। तो नेक्स्ट कर्व है हमारा y इक्वल टू कॉस थीटा, है ना। तो x एक्सिस पे हम थीटा ले रहे हैं, x एक्सिस पे थीटा ले रहा हूं। फिर से मैं x एक्सिस और y एक्सिस प्लॉट कर रहे हैं, प्लॉट करके बताओ, आप लोग भी प्लॉट करो, है ना। और ऑलरेडी आपको ग्राफ का पैटर्न पता है कि कैसा होने वाला है, तो उसी तरीके से ही हमें प्लॉट करना है। cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, लास्ट क्लास में हमने प्लॉट किया था, है ना। y एक्सिस पे हम y लेंगे और x एक्सिस पे हम थीटा लेंगे, है ना। और cos 0 की वैल्यू कितनी होती है, लास्ट क्लास में हमने एक टेबल बनाया था, वहां पे आपको बताया था। तो cos 0 कितना होता है, 1 होता है। इसका मतलब इसका भी कर्व सेम उसी टाइप से होता है जैसे आपका पहले वाला कर्व था। ठीक है, जैसे आपका पहले वाला कर्व था सेम उसी तरीके से होता है। और ये वैल्यू भी किसके बीच में लाई करता है, 1 से लेके -1 के बीच में ये भी लाई करता है। ठीक है, -1 से, लेकिन ये स्टार्ट 0 से नहीं होगा, कहां से स्टार्ट होगा, 1 से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से 1 से स्टार्ट होके इस तरीके से बढ़ते हुए जाता है ना। सेम उसी टाइप का कर्व जैसा साइन एक्स का था, सेम उसी टाइप का कर्व ये बढ़ता है, लेकिन ये स्टार्ट ऊपर की तरफ से होता है। ठीक है, और इसी टाइप से आप ये आगे बढ़ते जाओगे, ये बढ़ते जाओगे, ये बढ़ते जाओगे इस टाइप से। ठीक है, तो और आगे मैं प्लॉट नहीं कर रहा हूं, आप लोग जहां तक प्लॉट कर सकते हो प्लॉट कर लेना। ठीक है, अब फिर से हम इस पे मार्किंग करते हैं। तो फिर से हम यहां पे मार्किंग करेंगे, तो देखो ये 0 वाला पॉइंट है। ठीक है, फिर से π/2 पे हम मूव करते हैं, तो ये कितना है, π/2 है। फिर से π/2 ऐड करोगे तो कितना मिल जाएगा, पाई मिल जाएगा। फिर एक और π/2 करोगे तो कितना मिल जाएगा, 3π/2 हो जाएगा। एक और π/2 ऐड करोगे तो 2π मिल जाएगा। एक और π/2 ऐड करोगे तो 5π/2 मिलेगा। एक और पाई ऐड करोगे तो 3π मिल जाएगा। और इसी टाइप से ये आगे बढ़ता जाएगा। नेगेटिव साइड में भी -π/2, है ना, -π, -3π/2, है ना, -2π, -5π/2। ठीक है, तो यहां से भी आप सेम उसी तरीके से मार्किंग करना है। बस आपको ये देखना है, ऊपर वाला पॉइंट आपका 1 होगा, सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट सबका 1 देगा, सबसे लोएस्ट पॉइंट सबका क्या देगा, -1 देगा। ठीक है, और जहां पे एक्स एक्सिस को कर्व कट कर रहा है वहां पे y की वैल्यू 0 होगी। ठीक है, तो उस वाले पार्ट में हम लोग आते हैं अभी। अब मुझे फिर से यहां पे ये बताओ कि इसका डोमेन, रेंज, कोडोमेन क्या होगा, जल्दी जल्दी बताते जाओ। जस्ट अभी हमने किया है, डोमेन बताओ, रेंज बताओ, कोडोमेन बताओ। ठीक है, 1 1 है या मेनी 1 है, जल्दी आप लिखते जाओ। सेम वही टाइप है, ऑलरेडी ये वाला पार्ट आप लोग कर चुके हो, है ना। ऑन टू होगा या इन टू होगा, है ना, सब लिखते जाओ जल्दी जल्दी आप लोग, और चेक करो कि सही है या नहीं। तो डोमेन क्या हो जाएगा, इसका ग्राफ आपको दिख ही रहा है, तो डोमेन तो R है। रेंज क्या लिखेंगे, -1 to 1। ठीक है, जैसा सेम जो साइन का कर्व था सेम उसी टाइप से ये भी आपका बिहेव करेगा। ठीक है, तो ये मैंने सारा पॉइंट, पांचों पॉइंट हमने आपको लिख दिया, सेम साइन की तरह, जैसे जो कुछ साइन में सब कुछ यहाँ पे है। ठीक है, बस वैल्यूज यहाँ पे क्या है, आपको अलग अलग वैल्यूज ये देता है। ठीक है, अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये बताओ, ठीक है, ये देखो ये पाई वाला, ये जो पॉइंट बीच वाला हमने लिखा है ये सबसे ऊपर वाले पॉइंट का लोकेशन है। ठीक है, ये बीच वाला पॉइंट जो है, ठीक है, तो अगर कोई आपसे पूछता है कि बताओ मुझे f ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी होगी और साइन ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या बताओगे, सॉरी, cos ऑफ π/2 की वैल्यू कितनी होगी, क्या बताओगे,
कॉस ऑफ पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, कॉस ऑफ 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी बताओगे, कॉस ऑफ माइनस पाई की वैल्यू कितनी बताओगे, कॉस ऑफ 3 पाई की वैल्यू कितनी बताओगे, लिखते जाओ जल्दी जल्दी, कॉस ऑफ 2 पाई की वैल्यू कितनी होगी बताते जाओ, कॉस ऑफ माइनस 3 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी बताते जाओ, है ना। अब आपको ग्राफ देख के समझ में आ रहा सबको, है ना, कि ग्राफ देख के आपको समझ में आ रहा है कि कहां कहां पे कौन सी वैल्यू होगी, है ना। देखो पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी मिलेगी 0, 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 पाई बाई 2 पे भी एक्सेस को कट कर रहा है तो ये भी 0 दिख रहा है सबको। माइनस पाई पे कितना मिलेगा, माइनस पाई यहां पे है तो माइनस पाई पे वैल्यू कितनी मिल रही है -1। 3 पाई पे वैल्यू कितनी मिलेगी, तो एक 3 पाई मेरा यहां पे है तो 3 पाई पे वैल्यू कितनी दे देगी -1। 2 पाई पे वैल्यू कितनी मिलेगी, 2 पाई मेरा यहां पे है ना, तो 2 पाई पे वैल्यू कितना है 1 है। -3 पाई बाई 2, -3 पाई बाई 2 यहां पे है, देखो वैल्यू कितनी है 0 है। चेक करो देखो ये सबका सही है क्या, चेक करो देखो सबका ये सही है, मैंने ये लिख दिया है, आप इसको क्रॉस चेक करके देखो कि ये चीजें सेम मिल रही है, सबका डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है। किसी में डाउट हो तो बताना मुझे, ठीक है। तो यहां पे भी आपको ये चीजें समझ में आ रही है कि ये चीजें हम इस तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है, ठीक है। आप ये खुद से आप ये ट्राई करो देखो कि ये सेम वैल्यू आपको मिल रही है नहीं मिल रही है, सेम मिलना चाहिए। अब आपको यहां पे दिख रहा है कि अगर देखो पाई बाई 2 पे वैल्यू कितनी मिल रही है आपको 0 मिल रहा है, 3 पाई बाई 2 पे कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है, 5 पाई बाई 2 पे कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है ना, माइनस पाई बाई 2 पे कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है, -3 पाई बाई 2 पे कितना मिल रहा है 0 मिल रहा है। यानी अगर आप कॉस में पाई बाई 2 का ऑड मल्टीपल पुट करोगे, ठीक है, इवन मल्टीपल नहीं पुट करना है, इवन मल्टीपल पुट करोगे तो ये वाला पॉइंट आपको मिलने लगेगा, ठीक है। हमें आपको ऑड मल्टीपल पुट करना है, आपको दिख रहा है यहां पे देखो 1 पाई बाई 2 है, 3 पाई बाई 2 है, 5 पाई बाई 2 है। अगर कोई आपसे ये पूछता है कि ये बताओ 101 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी, तो क्या बताओगे, तो देखो पाई बाई 2 का ये कौन सा मल्टीपल है, ऑड मल्टीपल है ना, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 100 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी, 100 पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी आएगी 0 आएगी। समझ में आ रहा है सबको, है ना, क्यों, क्योंकि ये ऑड मल्टीपल है, यहां पे आपको पैटर्न दिखाई दे रहा है ना, ऑड मल्टीपल पाई बाई 2 का अगर आप ऑड मल्टीपल लोगे तो हमेशा आपको 0 मिलेगा। वैसे ही कॉस ऑफ माइनस टाइम्स 2003 पाई बाई 2 इसकी वैल्यू भी कितनी होगी 0 ही होगी, है ना। समझ में आ रहा सबको कि कैसे हम कैलकुलेट कर रहे हैं। और इसी तरीके से आप इसको इन जनरल फॉर्मेट में लिख सकते हो कि अगर आपको ऑड नंबर लिखना है, ठीक है, कॉस ऑफ 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2, ठीक है, 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 की वैल्यू कितनी होगी हमेशा 0 होगी, जहां पे n किसको बिलोंग करेगा z को बिलोंग करेगा, ठीक है। आप देख लो इसमें आप n की कोई भी वैल्यू पुट करोगे 2n प्लस 1 हमेशा क्या होगा ऑड नंबर ही होगा, है ना। आपको याद है आपने पहले भी किया होगा 10th में, 2n प्लस 1 क्या होता है ऑड नंबर होता है ना। फॉर ऑल n बिलोंग टू z, n की हर एक वैल्यू के लिए 2n प्लस 1 क्या देता है ऑड नंबर देता है। तो जब हमें जनरल फॉर्मेट में लिखना होता है तो हम किस तरीके से लिखते हैं 2n प्लस 1 के फॉर्मेट में लिखते हैं, ठीक है। और इसी चीज को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि कॉस थीटा की वैल्यू क्या होगी 0 होगी, कहां पे 2n प्लस 1 इंटू पाई बाई 2 के लिए, है ना, थीटा इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाई 2 n बिलोंग टू z के लिए आपका कॉस थीटा की वैल्यू हमेशा क्या मिलेगी आपको 0 ही मिलेगी, है ना। इसकी वैल्यू आपको क्या मिलेगी हमेशा 0 ही मिलेगी। तो ये वाला जनरलाइज फॉर्मेट आपको याद रखना है, ठीक है, ताकि याद अगर आपको ग्राफ अच्छे से पता है तो याद करने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आप ग्राफ देख के समझ जाओगे कि कहां पे हमें क्या करना है, ठीक है। लेकिन ये चीज थोड़ा सा ध्यान रखना है हमें कि
जब भी आप वैल्यू पुट करो तो ये देख लो कि वो ऑड मल्टीपल है या नहीं है, ठीक है। बाकी सारे मल्टीपल्स पे क्या होता है उस पर हम डिटेल में बाद में जाएंगे, ठीक है। तो साइन और कॉस का कर्व आपको पता चल गया। अब देखो, आप साइन और कॉस के कर्व को एक बार फिर से देखो, साइन और कॉस के कर्व को फिर से देखो। मैं यहां पे नीचे में फिर से ड्रॉ करता हूं, ठीक है। देखो, साइन और कॉस के कर्व को मैं एक बार फिर से यहां पे ड्रॉ कर रहा हूं। देखो, ये हमारा साइन का कर्व है, देखो ये इस टाइप से कर्व बढ़ता जा रहा है, ठीक है, और ये इस तरीके से इस तरफ बढ़ता जा रहा है। और वैसे ही हमारा कर्व, और वैसे ही मैं cos x का भी कर्व प्लॉट करूंगा, ठीक है। और यहीं पे मैं cos x का भी कर्व प्लॉट करता हूं। देखो, cos x का कर्व ऊपर से स्टार्ट होगा और ये इस तरीके से मूव करेगा, ठीक है। आपको याद होगा कि ये वाला पॉइंट कितना होता है, याद है कि नहीं? ये वाला पॉइंट 0 है, ये वाला पॉइंट सबसे टॉप मोस्ट पॉइंट क्या देगा, π/2, इसके बाद पाई, इसके बाद 3π/2, इसके बाद 2π, है ना। और नेगेटिव में भी फिर क्या होता है, -π/2, है ना, -π, और इसी टाइप से ये -3π/2 इस तरीके से बढ़ते जाता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे, और सेम चीज कॉस के लिए भी है। ये कितना होगा, π/2 होगा, ये पाई होगा, ये 3π/2 होगा, और ये 2π होगा, ये -π/2 होगा, ये -π होगा, ठीक है। ये सब ग्राफ आप लोग घर पे खुद से प्लॉट करो बार बार, ताकि आपको ये चीज अच्छे तरीके से क्लियर हो जाएगी कौन सा एक्स एक्सिस पे पॉइंट कहाँ कहाँ क्या होता है, ठीक है। अब देखो कि यहाँ पे आपको कर्व का नेचर अगर आपको दिखाई दे रहा हो, ठीक है, कर्व जो है साइन एक्स का कर्व जो है, साइन एक्स के कर्व को अगर आप देखोगे तो अगर मैं साइन एक्स के कर्व को थोड़ा लेंथ तक मैं प्लॉट करता हूं, ठीक है। मान लो मैं इस लेंथ में इसको प्लॉट करके आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। तो देखो, ये कर्व इस टाइप से मूव कर रहा है ना, ये इस टाइप से मूव कर रहा है, ये इस टाइप से मूव कर रहा है ना। देखो, ये कर्व जो है साइन एक्स का जो कर्व है, ये कर्व यहां पे अपने आप को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है। रिपीट करने का मतलब क्या हो गया कि देखो, इस पॉइंट से स्टार्ट हो रहा है, तो इस पॉइंट से कर्व कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। तो अब हमें देखना है कि और दूसरा पॉइंट कहां पे है एक्स एक्सिस पे, जहां से ये फिर से ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये देखो, कर्व यहां से ऊपर की तरफ मूव किया, ऊपर की तरफ मूव किया, इस पॉइंट पे आने के बाद फिर ये नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट कर रहा है कि नहीं? दिख रहा है आपको? यहां से आने के बाद ये फिर नीचे की तरफ मूव करना स्टार्ट किया। कहां तक मूव करेगा, इस पॉइंट तक मूव करेगा। इसके बाद ये फिर से ऊपर की तरफ मूव करना किया, और यहां से फिर से ये ऊपर की तरफ मूव करना किया, और फिर ये नीचे की तरफ बढ़ रहा है ना। तो कर्व को अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये कर्व एक्चुअली में क्या हो रहा है कि इसका बिहेवियर अपवर्ड और डाउनवर्ड, ऊपर नीचे की तरफ हो रहा है, ठीक है। और अगर कोई कर्व ऊपर की तरफ बढ़ता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग बोलते हैं, है ना। अगर कोई कर्व आपका ऊपर की तरफ मूव करता है, एक्स की वैल्यू मूव करने पे, जैसे ये कर्व है, तो इस कर्व में देखो, जैसे जैसे आप एक्स की वैल्यू में राइट हैंड साइड बढ़ोगे तो वाई की वैल्यू भी देखो कहां जा रहा है, ऊपर की तरफ बढ़ता जा रहा है, ठीक है। तो इस वाले फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इस टाइप के फंक्शन को इंक्रीजिंग फंक्शन, ठीक है। इस टाइप के फंक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंक्रीजिंग फंक्शन। और ये चीज हम लोग डिटेल में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 12th में जाएंगे तो हम इसको पढ़ेंगे और डिटेल में। लेकिन अभी के लिए बस आप इस तरीके से देख लो कि कोई भी कर्व अगर ऊपर की तरफ बढ़ते जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग फंक्शन। और कोई कर्व अगर नीचे की तरफ बढ़ने लगे इस तरीके से, मतलब कि अगर आप x की तरफ आगे बढ़ोगे तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, डिक्रीज करने लगेगी, है ना। तो इस फंक्शन को हम क्या बोलेंगे, डिक्रीजिंग फंक्शन, है ना। ये फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग फंक्शन। तो यहां पे देखो, ये जो फंक्शन है ये आपका कर्व है, मतलब इसका आपको ज्यादा यूज अभी नहीं होगा, लेकिन फिर भी आप देख लो कि जैसे ये कर्व यहां पे साइन है, तो साइन एक्स का कर्व कहां से कहां तक इंक्रीज कर रहा है। इंक्रीज करने का मतलब कहां से कहां तक बढ़ रहा है। तो देखो, 0 से लेके x की वैल्यू अगर 0 से 2π तक मूव करेगा तो y की वैल्यू देखो यहां से बढ़ते 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 यहां तक पहुंचा, है ना। तो 0 से पाई में साइन क्या होता है, इंक्रीज करता है, ठीक है। इसके बाद π/2 से आगे क्या होगा, π/2 से अगर थीटा की वैल्यू आप π/2 से ज्यादा करोगे तो फंक्शन देखो फिर से क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है ना। डिक्रीज कर रहा है मतलब नीचे की तरफ जा रहा है।
और कब तक डिक्रीज करेगा, जब x की वैल्यू 0 से लेके π/2 से 3π/2 तक जाएगी, है ना। तो 3π/2 से 3π/2 तक फंक्शन क्या करता है, डिक्रीज करता है। फिर उसके बाद फिर से देखो ये फंक्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा यहां से आगे, है ना। तो इस वाले पार्ट में फंक्शन क्या है हमारा, इंक्रीजिंग है ना। इस वाले फंक्शन में क्या है, डिक्रीजिंग है। फिर से फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। क्लियर हो रहा है सबको, है ना। तो फंक्शन इस तरीके से इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग आपका बढ़ता जाता है ना। कभी ये इंक्रीजिंग होगा, कभी ये डिक्रीजिंग होगा, है ना। और यही चीज आपको अगर आप एनसीईआरटी बुक को फॉलो करोगे, है ना। और वैसे ही अभी उसमें हम आते हैं फिर से कॉस में देखो, कॉस की वैल्यू 0 से π/2 तक क्या हो रही है, डिक्रीज कर रहा है, दिख रहा है आपको। और ये कहां तक डिक्रीज कर रहा है, π/2 तक ही डिक्रीज नहीं कर रहा, डिक्रीज करते करते यहां तक पहुंच चुका है। तो 0 से π तक ये वैल्यू क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, ठीक है। π से आगे फिर से ये क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है ना। फिर से यहां से इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा फर्स्ट में क्या हो गया, डिक्रीजिंग हो गया, और ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग हो गया, है ना। तो कर्व का नेचर इस टाइप से बिहेव करता है ना। तो ये आपको समझ में आ रहा है, ये इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का डेफिनेशन है ना। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग को कैसे हम डिनोट करते हैं, ये चीज आप देख लो, है ना। बाकी इसके बारे में डिटेल में हम लोग आगे 12th में पढ़ेंगे, ठीक है। तो वहां पे जब जाएंगे तो इसको डिटेल में पढ़ेंगे। अभी के लिए बस हमने ये चीज आपको बता दिया कि ये इंक्रीजिंग और ये डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बिहेवियर समझ में आ गया आपको। अब देखो कि जो हमारा क्वाड्रेंट होता है, ठीक है, जो हमारा क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट क्या होता है, जो हमारा क्वाड्रेंट क्या होता है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, ठीक है। ये देखो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जो क्वाड्रेंट है, एक्स एक्सिस पे एंगल कितना होता है, लास्ट क्लास में आपको बताया था, ये कितना होता है, 0 डिग्री। वाई एक्सिस पे एंगल कितना होता है, π/2। नेगेटिव साइड में कितना होता है, पाई। नेगेटिव वाई में कितना होता है, 3π/2। और फिर से जब एक्स एक्सिस पे पहुंच जाओगे एक राउंड करके, तो कितना मिल जाएगा आपको, 2π, है ना। तो मतलब क्या हो गया कि ये एंगल हमारा π/2 का है, ये एंगल हमारा पाई का है, ये एंगल हमारा 3π/2 है, और ये कंप्लीट एंगल जब मूव कर जाओगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 2π मिल जाएगा। क्लियर है। तो ये चीज हमने ऑलरेडी पहले डिस्कस किया हुआ है और आपको पता भी होगा ये चीज, है ना। तो एंगल के टर्म्स में अगर बात करोगे तो ये इस तरीके से बिहेव कर रहा है ना। तो ये आपका 2π हो गया, ये आपका 3π/2 हो गया, ये पाई हो गया, और ये π/2 हो गया। अब देखो कि अगर आप एक सर्कल की बात करो, ठीक है, मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, कौन सा सर्कल, यूनिट रेडियस का एक सर्कल में प्लॉट कर रहा हूं आपको, ठीक है। यूनिट रेडियस का मैंने एक सर्कल प्लॉट किया, ठीक है। और इस सर्कल को आप ध्यान रखना थोड़ा सा, ये एक सर्कल है तो इसका पॉइंट कितना होगा, 1,0, ठीक है। ये पॉइंट कितना होगा, 0,1। ये पॉइंट कितना होगा, -1,0, ठीक है। और ये पॉइंट कितना होगा, 0,-1, ठीक है। तो साइन जो है वो साइन एक सर्कल की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। यहां पे अगर आप ध्यान से देखोगे, इस वाले कर्व को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो कर्व एक्चुअली में अपने आप को क्या कर रहा है, बार बार रिपीट कर रहा है ना। क्या कर रहा है, बार बार अपने आप को रिपीट कर रहा है। और कितने लेंथ में रिपीट करता है, जैसे मैं साइन एक्स का कर्व आपको दिखा देता हूं। ये वाला साइन एक्स का कर्व है हमारे पास, ठीक है। इस वाले कर्व में देखो कि यहां से जो आपने कर्व चलना स्टार्ट किया इस वाले पॉइंट से, ठीक है, यहां से आप आगे बढ़ते जाओगे, फिर इस तरफ आओगे, फिर इस तरफ आओगे, फिर 2π आओगे, ठीक है। तो सिर्फ इतने लेंथ को आप कंसीडर करो, इतने लेंथ को, ठीक है। इस लेंथ के बारे में अगर आप देखोगे तो ये लेंथ एक्चुअली में कितना लेंथ है, 2π का लेंथ है ना। ये लेंथ कितना लेंथ है, 2π का लेंथ है। और ये 2π का स्पेसिफिकली लेंथ हमने क्यों चूज किया, क्योंकि आप कर्व को ध्यान से देखोगे तो ये कर्व अपने आप को क्या कर रहा है, 2π लेंथ पे अपने आप को क्या करता है, बार बार रिपीट करता है ना। यहां से आगे देखोगे तो देखो इस वाले पॉइंट पे कर्व ऊपर की तरफ जा रहा था, 2π से आगे देखो कर्व आपका फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप मान लो कि अपना एक्सिस आप इसी पॉइंट पे ले लेते, ठीक है, अगर आपका एक्स एक्सिस इसी पॉइंट पे होता
अगर ये वाला एक्सिस नहीं होता, सिर्फ ये हमारा y एक्सिस अब बन जाए, तो आपको कर्व के बारे में पता ही नहीं चलेगा कि sin x यहां से स्टार्ट हुआ है या यहां से स्टार्ट हुआ है ना, क्योंकि कर्व देखो सेम बिहेवियर शो कर रहा है यहां पे भी है ना। तो इसी 2 पाई को हम क्या बोलते हैं, इसका पीरियड बोलते हैं, है ना। साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई का होता है। पीरियड मतलब क्या हो गया कि ये अपने आप को 2 पाई के लेंथ पे क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है। अगर कोई कर्व आपको कुछ पर्टिकुलर इंटरवल के बाद वो रिपीट करने लगता है तो उसी लेंथ को हम क्या बोलते हैं, पीरियड बोलते हैं, ठीक है। तो साइन का पीरियड कितना होता है, 2 पाई होता है। वैसे ही कॉस का भी पीरियड देखोगे तो ये भी कितना होता है, कॉस भी अपने आप को कितने पीरियड पे रिपीट करता है, 2 पाई पे रिपीट करता है, ठीक है। आप ये चेक करके देखना, आप घर पे इसको फिर से ग्राफ प्लॉट करना और देखना कि ये किस लेंथ में अपने आप को रिपीट कर रहा है, ठीक है। तो आपको पता चलेगा कि साइन और कॉस दोनों का क्या होता है, पीरियड 2 पाई होता है, ठीक है। तो इस पॉइंट को यहां पे नोट करके लिख लो, इस पॉइंट को यहां पे नोट करके लिख लो, है ना। पीरियड ऑफ साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज 2 पाई, है ना। साइन थीटा एंड कॉस थीटा इज 2 पाई। पीरियड मतलब क्या हो गया कि वो अपने आप को किस इंटरवल के बाद रिपीट कर रहा है। तो कितने इंटरवल के बाद रिपीट करता है, 2 पाई इंटरवल के बाद रिपीट करता है। और यही चीज हमको इस यूनिट सर्कल में भी दिखाई दे रहा है ना। यूनिट सर्कल में अगर आप यहां से स्टार्ट करोगे तो ये घूम फिर के फिर से 2 पाई पे फिर से इसी पॉइंट पे पहुंच जाएगा, है ना। तो साइन को आप इस सर्कल के थ्रू समझने का ट्राई कर सकते हो कि देखो ये 0 है तो साइन 0 की वैल्यू कितनी दे देगी, 0 दे देगी। यहां पे देखो y की वैल्यू पे आप ध्यान देना, यहां पे y की वैल्यू पे आप ध्यान दो, साइन 0 की वैल्यू आपको क्या दे रही है, 0। साइन ये है ना, यहां पे ये एंगल हम ये पुट कर रहे हैं और वैल्यू हम ये वाला देख रहे हैं, ठीक है। एंगल हम ये पुट कर रहे हैं और वैल्यू हम y कोऑर्डिनेट देख रहे हैं, ठीक है। तो देखो y कोऑर्डिनेट कितना है, 0 है, यानी साइन 0 की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। एंगल कितना है, π/2, y कोऑर्डिनेट कितना है, 1। तो इसका मतलब साइन π/2 की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी। क्लियर है। ये एंगल कितना है, पाई, है ना, और y कोऑर्डिनेट कितना है, 0, यानी साइन पाई की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। समझ में आ रहा है ग्राफ से, इस फिगर से समझ में आ रहा है क्या। यहां पे देखो एंगल कितना है, 3π/2 और y कोऑर्डिनेट कितना है, -1। तो साइन 3π/2 कितना दे देगा, -1 दे देगा। क्लियर है। तो इस वाले सर्कल का जो y कोऑर्डिनेट है वो आपको क्या दे रहा है, साइन की वैल्यू दे रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखो साइन 0 आप क्या लिख पाओगे, 0। साइन π/2 कितना होगा, 1। साइन पाई कितना होगा, 0। साइन 3π/2 कितना होगा, -1। और साइन 2 पाई कितना होगा, 0। ये चीज समझ में आया आपको क्या, ये चीज वैल्यू हमने कहां से निकाली, ये तो थीटा हो गया आपका जो हमारा एक्सिस पे है, और ये कौन सी वैल्यू है, y कोऑर्डिनेट है ना, ये क्या है आपका y कोऑर्डिनेट है। वैसे ही कॉस के बारे में सोचोगे तो कॉस में ये थीटा हो गया और जो वैल्यू होता है वो हमें x कोऑर्डिनेट से देखना होता है। तो देखो cos 0 0 1, cos π/2 0, cos पाई -1, cos 3π/2 0, cos 2 पाई फिर से 1, है ना। तो इस सर्कल के अगर आपको ये सर्कल याद है तो आप ये चीज ऑलरेडी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, साइन की हर एक एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है, कॉस की हर एक एक्सिस पे वैल्यू क्या होती है, ठीक है। और ये सर्कल पे भी अगर आप मूव करोगे, इस सर्कल पे भी अगर आप मूव करोगे तो कितने इंटरवल के बाद अपने आप को रिपीट करने लगोगे, 2 पाई इंटरवल के बाद अपने आप को फिर से रिपीट कर दोगे, है ना। तो सेम साइन कॉस का भी बिहेवियर होता है, वो भी क्या करता है कि 2 पाई इंटरवल के बाद अपने आप को क्या करने लगता है, रिपीट करने लगता है ना। इसका मतलब साइन की वैल्यू है ना, पीरियड का मतलब क्या हो गया कि साइन की वैल्यू अगर आप π/6 पे जो वैल्यू होगी वही वैल्यू किसके इक्वल होगी, साइन ऑफ 2 पाई + 6 की वैल्यू होगी, है ना। किसी थीटा में अगर आप थीटा उसका पीरियड ऐड कर दोगे तो फिर से आपको सेम वैल्यू मिलने लगेगा। तो ये दोनों वैल्यू आपको क्या मिलेगा, सेम वैल्यू मिलेगा। क्यों ऐसा मिल रहा है, क्योंकि फंक्शन आपका क्या है,
पीरियोडिक फंक्शन है, इसको हम क्या बोलते हैं, पीरियोडिक फंक्शन, और इसका पीरियड फिक्स है ना। इसका मतलब 2 पाई के बाद वो फिर से सेम वैल्यू देगा जो आपका, सॉरी यहां पे π/6 होगा, है ना। ये क्या होगा कि 2 पाई के बाद वो अपने आप को सेम वैल्यू अपने आप को रिपीट करने लगेगा, ठीक है। जैसे यहां पे अगर आप एक एंगल ये ले लेते हो, ये एंगल देख लो कि ये एंगल आपका अगर थीटा है, ठीक ना, ये एंगल आपका क्या है, थीटा है, और इसी एंगल को अब अगर मैं ये एंगल मेजर करता, यहां से लेके ये एंगल मेजर करता, तो ये एंगल कितना होता, 2 पाई प्लस थीटा होता। तो देखो दोनों एंगल, दोनों वैल्यू एक्चुअली में सेम है कि नहीं, है कि नहीं, क्योंकि एक सर्कल आप पूरा कर चुके हो, तो ये 2 पाई वाला तो नलिफाई हो गया। क्यों, क्योंकि फिर से हम स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पहुंच गए, है कि नहीं, और स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए तो अब कितना यहां से आगे जा रहे हैं, बस उस चीज को हम डिफाइन कर रहे हैं, है ना। तो पीरियड का मतलब ये होता है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में आगे पढ़ेंगे, है ना। तो अभी के लिए हम लोग इतना रख रहे हैं, आपको बस ये देखना है कि ये पीरियोडिक फंक्शन होता है और 2 पाई के बाद अपने आप को क्या करता है, रिपीट करता है, ठीक है। तो अगर कोई हमें इसके बीच की कोई वैल्यू दे देता है, मान लो किसी ने हमसे ये वाली वैल्यू पूछा कि ये इस एंगल पे वैल्यू बताओ कितना होगा, है ना, तो ये हम कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम लोग आगे नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे, ठीक है। और इसके साथ ही हम लोग tan का ग्राफ भी देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि tan फंक्शन का ग्राफ कैसा होता है ना। और इसके साथ साथ हम लोग और भी डिफरेंट टाइप्स के फंक्शन है, कौन कौन सा, cosec, sec, cot, उन सब का ग्राफ कैसा बनता है, वो चीज भी हम लोग आगे के नेक्स्ट क्लास में इस चीज को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए हम लोग इतना रख रहे हैं, है ना। अभी के लिए भी आपके पास कोई ज्यादा होमवर्क करने के लिए है नहीं, ठीक है। कुछ पार्ट और कर लेंगे कंप्लीट कल, तब फिर आप क्वेश्चंस वगैरह कर सकते हो, ठीक है। तो ये जो पेज नंबर 59 में जो एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को ध्यान से देखना एक बार और समझने का ट्राई करना एटलीस्ट साइन कॉस में कि क्या हो रहा है, ठीक है। साइन कॉस में कैसे फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज कर रहा है, उस चीज को आप देखना, है ना। पेज नंबर 59 में आपके पास एक टेबल दिया हुआ है, उस टेबल को समझने का ट्राई करना, जो मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का, वो चीज वहीं पे वही चीज लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहां तक आपके पास अभी होमवर्क कुछ नहीं है, आपको बस रिवीजन करना है किसका, अभी करंट टॉपिक का जो चल रहा है वो तो आप रिवीजन करो ही, साथ साथ सेट्स एंड रिलेशन का भी आप लोग रिवीजन करते रहो, ठीक है, क्योंकि फिर उसका भी आपका टेस्ट होगा नेक्स्ट वीक में, ठीक है। तो उसके लिए आपको रेडी रहना है, तो उसका प्रिपरेशन करते रहो। और एनसीईआरटी में चैप्टर 2 जो है बुक में, आपके पास चैप्टर 2 में जितने क्वेश्चंस वगैरह एक्सरसाइज में, वो सब रिवाइज करते रहो, एग्जाम्पल के क्वेश्चंस देखते रहो, ठीक है। और साथ ही साथ जो प्रैक्टिस शीट है, जिन लोगों ने अभी तक नहीं किया है कंप्लीट, ठीक है, प्रैक्टिस शीट कंप्लीट करो अच्छे से, ठीक है। तो प्रैक्टिस शीट आपको कंप्लीट करना है और बाकी सारा चैप्टर के क्वेश्चंस करते रहो, क्योंकि अभी इसमें आपको ज्यादा होमवर्क नहीं मिल रहा है, तो तब तक आप इस चीज को लेकिन रिवाइज करते रहना, है ना। जो अभी पढ़ रहे हो उसको अच्छे से रिवाइज करते रहो, और बाकी ये सब क्वेश्चन भी प्रीवियस वाला रिवाइज करते रहो, ठीक है। तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में और कुछ क्वेश्चन करेंगे, तब फिर आप इसके क्वेश्चंस वगैरह कर पाओगे, ठीक है। तो फिर हम लोग मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में, ओके, चलो बाय।